जीएसटी के बारे में, और जीएसटी में जो हम अभी पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे सप्लाई। देखिए जीएसटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना बेटा वो सप्लाई ही है। कि सर मतलब कैसे? देखिए पहले एक ज़माने में सेल टैक्स होता था, तो अगर ये साबित हो जाता था कि फ़लाँ व्यक्ति ने सेल की है तो उसे सेल टैक्स लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। सर्विस टैक्स में अगर ये साबित हो जाता था कि भाई फ़लाँ व्यक्ति ने सर्विस दी है तो सर्विस टैक्स ग्राहक से लेना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। यानी आप समझो हर एक्ट में टैक्स लगाने के लिए एक टैक्सेबल इवेंट होता है। यानी टैक्स लगाने के लिए, जैसे अगर यूँ समझो दूसरे शब्दों में, अगर आपको किसी को कानूनन सज़ा देनी है, ठीक है, तो पहले बेटा आप ये साबित तो करोगे ना, तो पहले बेटा आप ये साबित तो करोगे ना कि भाई इसने कोई अपराध किया है या उससे पहले कोई अपराध हुआ हो, कोई क्राइम हुआ हो, तभी तो फिर सोचोगे हाँ भाई किसने किया और किसको सज़ा देनी है। क्राइम ही ना हुआ हो तो कैसे सज़ा दोगे? उसी तरह से जीएसटी में भी एक वर्ड होता है सप्लाई। पहले सप्लाई साबित होना बहुत ज़रूरी है। सप्लाई साबित होगी तो ही जीएसटी लागू होगा। तो आज का पूरा ये वीडियो, ये पीपीटी चलेगी सप्लाईज के ऊपर कि सप्लाई क्या होती है। तो आप एक छोटा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें से बनेगा ही बनेगा, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आजा भाई, आ गया। पहले कुछ बात बताता है। प्रत्येक अप्रत्यक्ष कर में कर योग्य घटना के आधार पर कर का भार निर्धारित होता है। तो जो हिंदी वाले हैं जो कहते हैं हिंदी में साहब पढ़ाओ, तो आप देखो कितनी भारी हिंदी है। इंग्लिश में ही समझ में आएगा कि हर इनडायरेक्ट टैक्स में दो तरह का टैक्स होता है अपने यहाँ, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। कहता है इनडायरेक्ट टैक्स में आप पहले टैक्सेबल इवेंट पता करोगे, एक कर योग्य घटना होगी तभी आप उसके ऊपर टैक्स लेवाए करोगे। जैसे समझाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी था। एक्साइज ड्यूटी में साबित होना चाहिए कि निर्माण हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी तो एक्साइज ड्यूटी कैसे लगेगा? या जैसे सेल टैक्स में सेल साबित होना जरूरी था, सर्विस टैक्स में सर्विस दी है ऐसा साबित होना जरूरी था। उसी तरह से जैसे अब क्या कहता है कि किसी वस्तु का निर्माण हुआ है या नहीं, माल की बिक्री हुई है या नहीं, सेवा प्रदान की है या नहीं, इसका निर्धारण करना जटिल कार्य था तथा विवादों का कारण बनता था। पहले वाकई में बड़ी मुश्किल थी कि जैसे तब पहले रूल था कि गुड्स होगा तो सेल टैक्स लगेगा और सर्विस होगा तो सर्विस टैक्स लगेगा। तो कई बार तो पता ही नहीं चल पाता था कि गुड्स है कि सर्विस है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, जब सॉफ्टवेयर बेचा जाता था तो आप क्या बोलोगे, आपने गुड्स बेचा या सर्विस दी है? या कुछ क्लासेस होती थी, कुछ ऐप वगैरह कोर्सेज होते थे, तो बहुत जगह डिटरमिन करने में दिक्कत आती थी कि ये फलां चीज़ गुड्स है या सर्विस है। अब समझो इस एम्बिग्यूटी को, इस परेशानी को दूर कर दिया गया है। अब जीएसटी आ गया है, वन नेशन वन टैक्स, आप जानते हैं। अब इसमें सप्लाई वर्ड पकड़ा जाता है कि अगर ये साबित हो जाए कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सप्लाई दी है तो फिर जीएसटी लगने का ग्राउंड बन जाएगा, जीएसटी लगाने का रास्ता खुल जाएगा। आज अपन अगले वीडियो में, इसी वीडियो में देखेंगे भी अपन। तो ये कहता है लास्ट पॉइंट में, यदि माल अथवा सेवा की आपूर्ति या सप्लाई, आप हिंदी में याद करें आपूर्ति, अंग्रेजी में याद करें सप्लाई हो गई है, तो कर योग्य घटना घटित हो गई है तो सामान्य कर दायित्व भी उत्पन्न हो गया है। तो कैसे भी करके इस एक्ट में अगर आपने साबित कर दिया कि गुड्स और सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज बोथ हैव बीन सप्लाइड, इनकी सप्लाई की गई है, तो फिर आप जीएसटी लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी। कैसे क्रिएट होगी वो देखेंगे अभी। अब इन्होंने बताया है मीनिंग ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 में दी गई है। भारी होता है जीएसटी पढ़ना, एक्ट वाइज नया भी है, हालांकि अब इतना तो नया नहीं रहा, 2017 का एक्ट है, 2020 में खड़े हैं। खैर, एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय की सामान्य प्रगति में अथवा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के बदले किसी भी रूप में माल अथवा सेवा या दोनों की आपूर्ति, जैसे बिक्री करना, ट्रांसफ़र करना, अदला बदली करना, एक्सचेंज करना, लाइसेंस, किराया, पट्टा के रूप में आपूर्ति दी गई हो या आपूर्ति देने का समझौता किया गया हो। तो देखिए जीएसटी कब लागू होगा? तो कोई व्यक्ति है, समझिएगा कोई व्यक्ति है, उसे अपन दुकानदार बोल देते हैं। वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कोई वस्तु बेचता है या कोई सर्विस देता है, ऐसा वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए करता है, ठीक है।
मैं आपको इसको बात बताऊँ, समझो एक व्यक्ति है, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसके पास है। वो क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ बेचता है और प्रॉपर्टीज़ जब तक नहीं उठती तो उनको किराए पे उठा देता है, ठीक है। तो बंदा वो क्या कर रहा है, अपने व्यापार की ग्रोथ करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो बिल्कुल इसे सप्लाई की कैटेगरी में रखा जाएगा। वहीं कोई एक व्यक्ति है, मान लो कि अंकल जी हैं, उनका मकान खाली पड़ा है, तो ऊपर का कमरा उन्होंने भाड़े पे दे दिया, तो वो सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा। अभी मैं 6 पॉइंट बताऊंगा आपको कि ये 6 के 6 पॉइंट साबित होने चाहिए, तब जाके वो सप्लाई साबित होती है। खैर, आपको लिखने के लिए शब्द भी चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति सेल्स करता है, ट्रांसफ़र करता है, एक्सचेंज करता है, ये ले लिया वो दे दिया, किसी चीज़ का लाइसेंस देता है, फ्रेंचाइजी देता है, किराया वसूल करता है या वसूल करेगा। जैसे मान लो एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा मैं नेक्स्ट मंथ एक मेडिकल कैंप में जाऊंगा और 40,000 उन्होंने पहले से ले लिए, तो ये भी सप्लाई माना जाएगी। ऑल्दो देखो उन्होंने सर्विस दी नहीं है, पर उन्होंने सप्लाई देने का वादा किया है। सीन 2 हो सकते थे, पहला वो मेडिकल कैंप में जाते और फीस लेके आते, दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने मेडिकल कैंप में जाने के लिए पहले ही पैसे ले लिए, तो उसे भी सप्लाई के दायरे में बनाया गया है। मैं फिर बोलता हूँ, एक सिंगर है, उसने एक कॉन्सर्ट, जो बड़े बड़े होते हैं कॉन्सर्ट, उसमें अपनी परफॉर्मेंस दी और पैसा लिया, तो यहाँ उसने सर्विस दे दी है। सर्विस दे दी की जगह बोलेंगे सप्लाई दे दी है। उसने क्या दिया है, गुड्स, उसने अपनी तरफ से सर्विस सप्लाई कर दी है। और हो सकता है कि वो शो करेगा, उसका उसने वादा किया हो और पैसे पहले उठा लिए हो, तो भी उसे सप्लाई के डेफिनेशन में माना जाता है। ठीक है, सप्लाई थोड़ी बहुत समझ में आई। अब है सप्लाई के कैरेक्टरिस्टिक्स, सप्लाई की विशेषताएं। 2-2 करके 6 विशेषताएं आएंगी। ये पहली आ रही है, आपूर्ति का व्यवहार माल अथवा सेवा दोनों संबंधित हो। पहले मैं थोड़ी रीडिंग लगाऊंगा, फिर जो मेन जिस्ट है वो 2 लाइन का समझा दूंगा। किसी भी गतिविधि या व्यवहार को जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको सप्लाई कहे जाने के लिए आवश्यक है कि वो व्यवहार किसी माल अथवा सेवा दोनों से संबंधित होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जीएसटी तब लगेगा जब आप किसी माल या सर्विस को सप्लाई करें। अगर जो आप कर रहे हैं काम वो माल ही नहीं है या वो सर्विस ही नहीं है, तो फिर जीएसटी भूल जाओ। जैसे कि अभी एक एग्जांपल देगा, जैसे सिक्योरिटीज़ होती हैं, फिनेंशियल सिक्योरिटीज़, वित्तीय संपत्तियां, शेयर, डिवेंचर्स वगैरह। अब आप समझो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक व्यक्ति ने अपने शेयर्स दूसरे को बेचे या ट्रांसफ़र किए, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? तो आप बोलोगे हाँ सर, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को शेयर्स दिए, जीएसटी लगेगा। तो यहाँ अगर मैं आपको बता दूँ कि शेयर्स जो होता है वो गुड्स नहीं होता, उसे गुड्स के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, तो फिर आप बोलेंगे अरे हाँ सर, फिर तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो पहली बुनियादी शर्त क्या है? सप्लाई को टैक्सेबल करने के लिए पहली बुनियादी कंडीशन ये साबित होना है कि हमने एक गुड्स या सर्विस दी है, हमने जो ट्रांजैक्शन किया है, जो एक्टिविटी की है, उससे कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई हुई है, ये मिनिमम ये तो साबित हो। अब इन्होंने जैसे बताया है कि अगर कोई व्यवहार ऐसा है जो ना तो गुड्स से रिलेटेड है ना सर्विस से रिलेटेड है, तो फिर वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। एक इन्होंने नोट दिया है कि माल की परिभाषा, जो माल का गुड्स का डेफिनेशन होता है ना, गुड्स के डेफिनेशन के अनुसार सिक्योरिटीज़ को माल नहीं माना गया है। अतः यदि कोई व्यक्ति प्रतिफल के बदले, दैट इज प्रतिफल मतलब कुछ लेकर, शेयर्स देगा तो कुछ तो लेगा, तो वो जो कुछ लेते हैं ना उसको बोलते हैं प्रतिफल। जिनको लॉ पढ़ा हुआ है उनको पता है प्रतिफल मतलब कुछ के बदले कुछ, समथिंग इन रिटर्न। तो जब कोई व्यक्ति कंसीडरेशन के बदले, प्रतिफल के बदले में शेयर्स भी देता है, डिवेंचर्स देता है, यूटीआई के यूनिट्स देता है, तो भी उसे जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि उसे सप्लाई ही नहीं मानेंगे। और सप्लाई क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो गुड्स ही नहीं है। कि सर हमारा सर फट रहा है। हो गया बेटा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति द्वारा दी जाए। ठीक है, क्या कहता है, मैं आपको सिंपल बता दूं। देखिए, जीएसटी आप लगाओगे, इसके लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति ट्रेडर है और ये व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आता है। अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर दे कि मैं तो टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में ही नहीं हूँ, तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा। इसका एक एग्जांपल पहले देख लो। यदि किसी व्यक्ति का, बिल्कुल नीचे, यदि किसी व्यक्ति का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं होता। तो आप बिल्कुल सरल समझो, हमारे देश में हर तरह का देश है, क्या बोलते हैं, भारत एक अमीर देश है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। वाह वाह। तो भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, ठेले, खोमचे, थड़ियाँ, ठीक है, खूब सारे हैं। तो
जब कोई बंदा चाय बना के बेच रहा है, कचौड़ी समोसे बना के बेच रहा है छोटे लेवल पे, उसका टर्नओवर साल का 20 लाख नहीं है, ठीक है। मान लो कोई कोचिंग सेंटर है, उसका टर्नओवर, छोटा सा कोचिंग सेंटर है उसका टर्नओवर साल का 20 लाख रुपए नहीं है, तो वो जो गुड्स या सर्विस जो वो दे रहा है उसको सप्लाई की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इसलिए दूसरी बुनियादी शर्त ये है कि सप्लाई किसी टैक्सेबल पर्सन द्वारा किया जाए। वो टैक्सेबल पर्सन इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज, जितने भी 7 तरह के पर्सन होते हैं वो कोई भी हो सकता है। और टैक्सेबल पर्सन से आशय किस व्यक्ति से है? जिसने या तो पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाना रखा है या जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हो गया है। वो कंडीशंस आप पढ़ेंगे कि कब तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति द्वारा सप्लाई अगर की गई है, यानी अगर टैक्सेबल पर्सन द्वारा सप्लाई की गई है तो वो सप्लाई कहलाएगी। और अगर किसी नॉन रजिस्टर्ड बंदे ने, जो जीएसटी का जैसे एक होता है रडार होता है, रेंज होती है, अगर कोई व्यक्ति जीएसटी की रेंज से ही बाहर है किसी भी वजह से, तो वो जो काम करेगा उसे सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे। तो अभी आपने 2 बातें पढ़ी। पहली बात, सप्लाई मस्ट बी रिलेटेड टू एनी गुड्स और सर्विस, यानी वो साबित होना चाहिए। एंड दैट सेकेंड पॉइंट इज कि सप्लाई मस्ट बी गिवन बाय सम टैक्सेबल पर्सन। अभी और पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, ये थोड़ा सा आपको लगेगा टफ लेकिन आ जाएगा फिर धीरे धीरे। सप्लाई सामान्यतः प्रतिफल के बदले होने चाहिए। जैसे मान लो कि अपन ने किसी गरीब को रहने के लिए मकान दे दिया, ठीक है, तो क्या ये सप्लाई है? तो मान लीजिए गरीब को आपने बिना किराए के रहने के लिए मकान दे दिया, तो फिर उसे सप्लाई में नहीं रखेंगे। जनरली जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स या सर्विस देता है तो बदले में कुछ ना कुछ उसे चार्ज करना चाहिए, या चार्ज अगर करेगा तो उसे सप्लाई के कैटेगरी में रखेंगे। अगर उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, थैंक यू में दे दिया, जैसे मान लो मैंने मेरे फ्रेंड को पढ़ाई करवा दी, मान लो कि मेरा फ्रेंड कहीं कोचिंग लेता तो 10,000 रुपये फीस देता, मैंने वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट उसको यूं ही पढ़ा दिया, तो क्या मैंने सप्लाई दी? तो आप कह सकते हैं सर आपने सर्विस तो दी है, लेकिन क्या मैंने उससे कुछ चार्ज किया? नहीं चार्ज किया, तो फिर जीएसटी वीएसटी नहीं लगेगा। तो कहता है अन्य सभी तत्वों के होते हुए भी अगर आपने प्रतिफल नहीं लिया है तो कोई आपूर्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं सामने, एक व्यक्ति ने अपनी पुरानी कार यूं ही किसी संस्था को दे दी। मान लो आपके पास एक कार है और आपको लगा यार अभी कोरोना चल रहा है, मरीजों को लाने ले जाने में दिक्कत होती है, आप चलाते भी नहीं हो, पुरानी कार यूं ही खड़ी थी कबाड़ी के यहाँ, कबाड़ हो रखी थी, तो आपने दे दी वो कार, यूं ही थैंक यू में दे दी, बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये जो पुरानी कार दी है इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि बदले में आपने कोई प्रतिफल नहीं लिया है। इसकी जगह कोई सेकंड हैंड कार के शोरूम वाले होते हैं या फर्स्ट हैंड कार के जो नया शोरूम है वो चीज़ बेचते, तो वो कार बेच रहे हैं तो बिल्कुल उन पे जीएसटी लगेगा। आप देखेंगे उसके ऊपर, आप कभी देखेंगे ध्यान से तो 6 के 6 पॉइंट जो आएंगे ना वो उस पर फिट बैठ जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा? सप्लाई के बदले कंसीडरेशन होना चाहिए। हालांकि ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जहां बिना कंसीडरेशन के भी सप्लाई मान लिया जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस है। द जनरल रूल इज दैट कि देयर मस्ट बी सम कंसीडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की प्रगति के लिए होनी चाहिए। देखिए एक बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो बिजनेस के लिए करता है, अगर उन्हीं एक्टिविटीज़ के दौरान सप्लाई दी गई है तो वो मायने रखती हैं। जैसे उन परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें इस अधिनियम में प्रावधान करके इससे मुक्ति प्रदान कर दी हो, अन्य दशाओं में आपूर्ति व्यवसाय की प्रगति के लिए होनी चाहिए, अन्यथा आपूर्ति को इस अधिनियम के तहत आपूर्ति नहीं माना जाएगा। बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पर्सनल यूज़ की कार को एक कार कंपनी को देकर उसके बदले नई कार खरीदी। अब यहाँ क्या हो रहा है? देखो आपने पुरानी कार दी एक्सचेंज में और नई कार खरीदी, देखा जाए तो 2 सेल हुई हैं। आपने पुरानी कार दी और नई ली, तो जो पुरानी दी उसे बोलेंगे सेल आपकी तरफ से, और जो उसने आपको नहीं दी वो कहलाएगी सेल उसकी तरफ से। तो वो वाला बंदा तो क्या कर रहा है? अपना व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो वाला तो सप्लाई कहलाएगा। लेकिन आपने जो कार दी है, आपने भी तो 60-70 हज़ार 1 लाख की बेची है एक्सचेंज में ही सही, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका वो जो एक्ट है वो बिजनेस के लिए नहीं है। वो जो कार बेच रहे हैं वो बिजनेस के लिए बेच रहे हैं, आप तो बस यूं ही बेच रहे हैं।
तो सप्लाई के लिए ये भी साबित होना चाहिए कि जो बंदे ने वो काम किया है वो उसने अपने जनरल ट्रेड के दौरान किया है। चलिए थोड़ा भारी हो गया काम। नेक्स्ट पॉइंट इज, बस अब 2 पॉइंट है बस, इसके बाद सारे लड्डू लड्डू पॉइंट हैं, तो आप थोड़ा बने रहेंगे तो ठीक रहेगा, बाकी तो आपकी इच्छा है, वीडियो के मालिक आप हो। चलिए नेक्स्ट है जी, आपूर्ति इस अधिनियम के तहत कर योग्य हो। देखिए अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे सप्लाई कई तरह की होती हैं, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड। तो देखिए अगर कोई चीज़ ऐसी है जो टैक्सेबल है, कोई चीज़ ऐसी है जो टैक्सेबल है तो उसे सप्लाई की कैटेगरी में रखा जाएगा, तो आप उसके ऊपर जीएसटी लगा पाओगे। जैसे आज के दिन समझो पेट्रोल, डीजल, ये जो चीज़ें हैं ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। जीएसटी के दायरे से अगर ये बाहर है तो वो बेच रहा है, तो वो सप्लाई दे रहा है, पेट्रोल पंप अपने व्यापार की ग्रोथ के लिए कर रहा है, कंसीडरेशन भी चार्ज करता है, ऐसा काम करना उसका नॉर्मल ट्रेड है। सब बातें होते हुए भी वो जो चीज़ है वो नॉन टैक्सेबल कैटेगरी की है। पेट्रोल गुड्स है लेकिन वो नॉन टैक्सेबल गुड्स है, तो कहने का मतलब है कुल मिला के जीएसटी नहीं लगेगा। मैंने कहा ना 6 के 6 गुण, जैसे शादी ब्याह पड़े जाते हैं ना, तो अब तो खैर ज़माना गया, लेकिन कहते हैं कि भाई इतने गुण मिलने चाहिए, या मान लो 36 गुण हैं, तो छोरा छोरी का ब्याह तभी मानेंगे जब 36 के 36 गुण मैच होंगे। तो हम सप्लाई के डेफिनेशन में तब रखते हैं जब 6 के 6 गुण मैच होते हैं, नहीं तो फिर नहीं मानेंगे भाई साहब, हम तो फूफा जी बन के मुँह फुला लेंगे। नेक्स्ट है जी, कर योग्य क्षेत्र में ही आपूर्ति की जाए। ये जो आपका जीएसटी है ना, इसका दायरा इंडिया तक है, और जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मैंने एक वीडियो शुरू में बनाई थी जीएसटी के ऊपर, जहाँ मैंने जीएसटी के फीचर्स बताए थे, आप वो पढ़ लीजिएगा, उससे भी आपको लिखने में मदद तो मिलेगी। ठीक है, अपने को भी पता है अपन एग्ज़ाम में कैसा लिखते हैं, कुछ सच्चा कुछ झूठा, ठीक है ना, सब कुछ ही बताया है। तो कर योग्य क्षेत्र में ही आपूर्ति की जाए का मतलब है कि जीएसटी लगाए जाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो गुड्स या सर्विस आप दे रहे हो उसका कंजम्पशन भारतीय सीमाओं में हो जाए। भारत की सीमाएं, थल सीमा के बाद जल सीमा भी है, और भारतीय सीमाओं में कंजम्पशन हो जाए। अब यूँ समझो कि एक खिलौना मैंने एक्सपोर्ट किया और यूएसए में एक्सपोर्ट किया, तो मैं उस पर जीएसटी नहीं लगाऊंगा। खिलौना जो है वो गुड्स भी है, मैं बदले में पैसे भी ले रहा हूँ, ये ऐसा करना मेरा ट्रेड है। खिलौना गुड्स के डेफिनेशन में आता है, खिलौना टैक्सेबल कैटेगरी का भी है, लेकिन वो हमारा साला रेंज के बाहर निकल गया। उसका जो कंजम्पशन होगा खिलौने से, जो भी खेलेगा वो एक अंग्रेजी बाबू खेलेगा, ठीक है, गोरा गोरा सा बाबू, वो खेलेगा उस खिलौने से, तो फिर आपको जीएसटी नहीं लगाना है। चलिए टफ पार्ट हो गया ख़त्म, अब आ रहा है सिंपल पार्ट। सप्लाई के डिफरेंट टाइप्स, ये जो वर्ड हैं ये आएंगे और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। जैसे ये कहना है कि कहीं पे भी आपको एक्ट में टाइप्स ऑफ सप्लाई नहीं बताए गए हैं, लेकिन जगह जगह जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके मीनिंग दिए हैं, उसके आधार पे आप कह सकते हैं सप्लाई हो सकती है टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई, इन सबको अभी अपन सुनने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आता है टैक्सेबल सप्लाई। इसका सिंपल मतलब है ये एक ऐसी सप्लाई होगी जिस पे आपको जीएसटी वसूल करने का हक होगा, 100 की सीधी बात। बाकी थोड़ा बहुत तो अपन वहाँ पढ़ के इसके आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, पॉज करके, अब तो नोट्स वगैरह बनाना चाहो तो बिल्कुल बना लो। तो कहता है सेंट्रल जीएसटी की जो धारा है उसकी धारा 2(108) के तहत कर योग्य आपूर्ति से आशय माल या सेवा या दोनों की ऐसी आपूर्ति से है जो इस अधिनियम के तहत कर के लिए उद्ग्रहण योग्य है। इसका मतलब है कि अगर हमने गुड्स या सर्विस दी है जिस पे जीएसटी लिवाइबल है, जिस पे जीएसटी लगाया जा सकता है, तो ऐसी सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई कहा जाएगा। ठीक है बेटा जी, बिल्कुल आसान सी बात है। और वहाँ पर वही बात है, टैक्सेबल सप्लाई में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जो आप वस्तु देंगे वो गुड्स के डेफिनेशन में या सर्विस के डेफिनेशन में आनी चाहिए, जो काम आप करेंगे वो सप्लाई के डेफिनेशन में आना चाहिए, और ऐसा माल होना चाहिए जो जीएसटी लिवाइबल हो। तो इन पॉइंटों में कोई खास बात नहीं है, मैंने बता दिया मेन पॉइंट। तो अब वर्ड है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। देखिए आप समझ लीजिए, एग्जेम्प्टेड सप्लाई एक बड़ा शब्द है। इसमें मोटे तौर पे लगो कि इसमें ये एक ऐसी सप्लाई होगी जिस पे जीएसटी नहीं लिया जाएगा। अब क्यों नहीं लिया जाएगा, इसके 3 रीज़न हो सकते हैं। या तो वो सप्लाई जीरो रेटेड होगी,
इसलिए टैक्स हम नहीं लेंगे, या गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा होगा कि आपको फलां सप्लाई पे जीएसटी नहीं लेना है इसलिए नहीं लिया जाएगा, या वो चीज़ ऐसी होगी जो नॉन टैक्सेबल कैटेगरी की होगी इसलिए जीएसटी नहीं लिया जाएगा। तो इसका एक मतलब ये समझो कि अगर कोई व्यापारी है और वो ग्राहक से जीएसटी नहीं लेता, नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ही इज़ मेकिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई। मैं इतना चिल्ला क्यों रहा हूँ? तो आप ये समझिए कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई कुछ उद्देश्यों से आपके सप्लाइयों में जोड़ा जाता है। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम एक 40 लाख की लिमिट चेक कर रहे थे, 20 लाख की लिमिट भी चेक की थी। तब हमने ये देखा था कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई को भी जोड़ा जाता है टर्नओवर देखते समय, बट एग्जेम्प्टेड सप्लाई वो होती है जिस पे हम ग्राहक से जीएसटी नहीं लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। तो बेसिकली एग्जेम्प्टेड सप्लाई में 3 शब्द शामिल हैं, तीनों वर्ड आपको कस के याद रखने हैं। जीरो रेटेड सप्लाई, नोटिफाइड गुड्स जिनके लिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन डिक्लेयर किया है, एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। मैंने इसको ABC करके 3 नाम दिए हैं, आप देख लीजिए। जीरो रेटेड सप्लाई, नोटिफाइड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। 3 बार मैं बोल चुका, अब बहुत है। थर्ड पॉइंट आ रहा है, सप्लाई विद इन द स्टेट, राज्य के भीतर की गई आपूर्ति। इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये तो बड़ा आसान पॉइंट है। हम राजस्थान के हैं बेचने वाले, और जो हमारे से खरीदने वाला है वो भी राजस्थान का है। हम नहीं कहते सेम शहर का है, मैं जयपुर का हूँ, वो मान लीजिए आपका कोटा का है, तो भी जयपुर और कोटा है तो दोनों राजस्थान में। तो ये जो सप्लाई होगी उसे कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कहता है किसी भी राज्य के एक स्थान से उसी राज्य के दूसरे स्थान पर आपूर्ति, चाहे उसी शहर में हो या दूसरे शहर में। शहर शब्द है, कुल मिला के अगर स्टेट सेम रहा तो उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। और इसी तरह एक यूनियन टेरिटरी द्वारा उसी यूनियन टेरिटरी में, जैसे चंडीगढ़ का व्यापारी चंडीगढ़ के व्यापारी कोई माल बेचे, सेम टेरिटरी बोल रहा हूँ मैं, सेम टेरिटरी यूटी, तो जीएसटी लगेगा। अंडमान निकोबार का कोई व्यापारी है, वो अंडमान निकोबार के व्यापारी को ही बेचे तो वो कहलाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। हमें पता है कि अगर लोकल स्टेट होता है, यानी स्टेट सेम का सेम होता है, तो फिर डुअल जीएसटी लगता है, उसके ऊपर CGST और SGST लगता है। और स्टेट चेंज हो जाता है या यूटी चेंज हो जाता है तो फिर IGST लगता है। ठीक है, दैट्स वाई अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई में बताता हूँ, सिंपल सा 4 केसेस में होती है। एक राज्य दूसरे राज्य को बेचे, सिंपल सबसे, एक राज्य दूसरे राज्य को बेचे, या एक यूटी दूसरे यूटी को बेचे, या एक राज्य किसी यूटी को बेचे, या एक यूटी किसी और राज्य को बेचे। तो ये 4 केसेस में जो सप्लाई होती है वो आपकी कहलाती है बेटा जी इंटर स्टेट सप्लाई। सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, राजस्थान टू पंजाब। सप्लाई फ्रॉम वन यूटी टू अदर यूटी, मान लो दिल्ली ने बेच दिया पुडुचेरी को, दिल्ली पुडुचेरी दोनों में विधानसभा है पर दोनों ही यूटीज़ हैं। और एक स्टेट ने दूसरी यूटी को, या एक यूटी ने दूसरी स्टेट को। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इंटर स्टेट सेल पे जो दूसरे राज्य को सेल की जाती है, जो दूसरी यूटी को सेल की जाती है, उसमें CGST SGST नहीं लगता, बल्कि एकीकृत GST लगता है, यानी जिसको अपन IGST बोलते हैं। जल्दी जल्दी होने वाला है, बस थोड़ा सा बचे हैं। जीरो रेटेड सप्लाई। अब क्वेश्चन आया कि जीरो रेटेड सप्लाई, अपने को पता है GST में रेट होती है जैसे 1%, 5%, 12%, 18%, 28%। नॉर्मली एक वाली तो कम है, 5, 12, 18 और 28 की रेटें हैं। जीरो रेट का क्या मतलब है? देखिए, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर जो GST की रेट होती है वो जीरो होती है, जीरो होती है। देखते हैं इसके बारे में। कुछ माल और सेवाएं ऐसी हैं जो पूरी तरह से कर मुक्त नहीं हैं, उनको कर से फ्री नहीं किया गया है। ये हैं तो कर योग्य, परंतु हाल फिलहाल ऐसा है कि इस पर टैक्स की रेट को 0% रखा गया है। ठीक है ना, जैसे अपन जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको बोले भाई तेरे से हम 0 रुपया फ़ीस लेंगे, तो कोई कहेगा सर अब ये बोलो ना कि इससे फ़ीस नहीं लेंगे। नहीं, मैंने कहा यूँ नहीं बोलूँगा कि मैं इससे फ़ीस नहीं लूँगा, मैं इससे 0 रुपया लूँगा। तो यानी एक तरह से ये जो माल होता है वो टैक्सेबल कैटेगरी का होता है, लेकिन हाल फिलहाल इस पे जो टैक्स की रेट चल रही है वो 0 चल रही है। ऐसा 3 मामलों में होता है। जीरो रेटेड सप्लाई में क्या होगा, आप माल या सेवा, दोनों हमेशा शब्द बोले जाते हैं माल या सेवा बार बार, उसमें आप क्या करोगे, निर्यात करोगे। जैसे मैंने बताया ना, इंडिया से कोई सॉफ्टवेयर या कोई टॉय बना के हमने बेचा,
तो वो हमने जो सप्लाई दी है ना उसे क्या बोलेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई। या एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली वहाँ पे कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ होती हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे या बड़े हो सकते हैं, वो एक्सपोर्ट में लगे हुए होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स होते हैं, अगर मैंने मान लो डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैंने SEZ जो सेज यूनिट्स होती हैं उनको मैंने कुछ माल बेचा। या एक होते हैं सेज डेवलपर, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब बन रहा होता है ना तो उसको जब वो डेवलप करते हैं तो उनको बोलते हैं सेज डेवलपर। अगर हमने उनको कोई सप्लाई दी है तो वो जीरो रेटेड सप्लाई कहलाएगी। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब ये होगा कि हम उनसे GST चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर एक नियम एक्स्ट्रा बताऊं, हम उनसे GST चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन हम जो GST पीछे चुका के आए हैं परचेज पे उसका हमें रिफंड मिल जाएगा। आगे से हम GST नहीं ले सकते, लेकिन हमने खुद ने जो GST चुकाया है उसका रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में पता है क्या होता है कि एक व्यक्ति एक साथ 2-3 चीज़ें बेच देगा। कि सर वो कैसे करेगा? जैसे मान लो अपना टूर एंड ट्रैवल का बिज़नेस है। टूर एंड ट्रैवल का बिज़नेस है तो कोई बंदा आया, उसने कहा साहब शिमला का बुकिंग करना है, तो मैंने उसकी तीन बुकिंग एक साथ कर दी। एक तो उसका शिमला आने जाने का बंदोबस्त, ठीक है, एक शिमला में ठहरने का बंदोबस्त, और एक समझो शिमला में खाने पीने का बंदोबस्त, तो वहाँ घूमने का बंदोबस्त। तो आना जाना, वहाँ रुकना और वहाँ घूमना और खाना पीना, इन सब का मैंने उसको बोल दिया भैया 45,000 रुपये दे दे, 4 दिन का तेरा ये 4 days 3 night ऐसा करके उसका प्लान बना दिया। तो यहाँ पता है क्या है, ये है बंडलिंग ऑफ सर्विस। यहाँ आप एक से ज़्यादा सर्विसेज एक साथ दे रहे हो। इसमें मेन आपका सर्विस क्या हुआ, शायद होटल में मेन वो आपके पास आया था होटल के लिए कि भाई मेरे को यहाँ रुकना है उसके लिए। बाकी तो आपने वहाँ रहना खाना करवा दिया, या आने जाने की व्यवस्था करवा दी, या लोकल साइट सीन के लिए आपने गाड़ी करवा दी। ये सब नेचुरली मिक्स हैं, बट ठीक है, वो आप कहाँ भटकेगा भाई, होटल में आपके रहेगा, फिर टैक्सी वैक्सी दूसरी जगह से करेगा, परेशान होगा, इसलिए आपने उसको ये सर्विस उसके साथ दे दी। कहने का मतलब ये नेचुरल बंडलिंग है। अब इसमें नियम ये है कि बाय द वे अगर ऐसा होता कि होटल की GST रेट होती है 18% और ट्रांसपोर्ट की GST रेट होती है 15%, तो चूंकि जो प्रिंसिपल सप्लाई है होटल में रहना, तो वो रेट लगेगी। तो आप नियम क्या समझे, मैंने क्या समझाने की कोशिश करी कि कंपोजिट सप्लाई में एक बंदा दूसरे को एक के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज देता है। वो सर्विसेज नेचुरली क्लब्ड होती हैं, ये नेचुरल बंडल होता है। उसमें जो GST की रेट लगेगी वो रेट होगी जो मेन काम है, जो मेन GST रेट है वो पूरे पैकेज पे लग जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जाम्पल थोड़ा उल्टा करता हूँ। अगर होटल की रेट बाय द वे 18% होती और ट्रांसपोर्ट की रेट 22% होती, तो भी जो GST बनता ना वो 18% में बनता, जो भी पैकेज का भाव है। क्योंकि जो प्रिंसिपल चीज़ होती है ना, प्रिंसिपल चीज़ से डिटरमिन होती है IGST की रेट, ये GST की रेट जो भी है। तो अब जल्दी से आप देख लीजिए इसमें क्या होगा। धारा 230 के अनुसार जो नेचुरल बंडलिंग या कंपोजिट सप्लाई होगी उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सर्विसेज दी जाएंगी, उसका कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। और ये नेचुरली बंडल्ड होती है, इसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है। जैसे हम मान लो एक ग्राहक आया, उसके साथ हमने क्या किया, माल पैक करके बीमा सहित ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजा जाता है, बिल्कुल सही है। जैसे होम डिलीवरी, अब होम डिलीवरी ले लो। अब जैसे ग्राहक है, उसने हमें फ़ोन पे ऑर्डर दिया, तो हमने कहा आपके पास माल आ जाएगा और हम आपसे 18,000 रुपये लेंगे। अब वो 18,000 पता है किस चीज़ का है, माल का प्लस ट्रांसपोर्ट का प्लस रास्ते के बीमे का। तो आपने तीनों सर्विसेज उसमें जोड़ दी। तो ये नेचुरली है, बिल्कुल नेचुरल है ये। तो जो आपका मेन काम क्या है, आप बताओ मेन काम क्या है, माल बेचना। तो जो माल की रेट होगी ना, वही रेट ट्रांसपोर्ट पे और वही रेट उस पर लग जाएगी। वैसे हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट पे GST की रेट 18% हो और गुड्स पे GST की रेट 5% हो, तो भी पूरे पैकेज पे GST की रेट 5% ही लगेगा, क्योंकि ये नेचुरल बंडलिंग है। तो GST रेट क्या होती है, 1 रेट विच इज़ लिवाइबल ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई। ओके, ठीक है, पढ़िएगा, रुक के इसको पढ़िएगा। इसके बाद लास्ट आ रहा है मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई में क्या होता है कि आप कुछ चीज़ों को मिलाकर एक साथ बेचते हैं, जबकि उनको मिलाए जाने की नेचुरली ज़रूरत नहीं थी, आपने उनको मिला दिया। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, दिवाली वाली का टाइम आ रहा है, तो अपन ये जो गिफ्ट पैकेज बेचते हैं, ठीक है, अपन वो एक कॉम्बो बना के बेचते हैं। मान लीजिए कि एक मिठाई का पैकेट है,
उसके अंदर आधा किलो मिठाई है, 5 डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, 2 नमकीन के पाउच हैं, एक आध और कोई चीज़ है मान लीजिए है। तो अब आपने क्या किया, उसका एक गिफ्ट पैक बना दिया। मान लो 800 रुपये का वो गिफ्ट पैक है या 500 रुपये का चलो वो गिफ्ट पैक है। तो अब बात यह आती है कि जीएसटी की रेट कौन सी लगेगी। तो मैं आपको कहानी बताता हूँ। उसके अंदर एक तो मिठाई है, मान लो मिठाई की जीएसटी रेट है 5%। उसके अंदर नमकीन है जिसकी जीएसटी रेट है 12%, और उसके अंदर चॉकलेट है जिसकी जीएसटी रेट है मान लो 28%। तो उस पूरे डब्बे पे जीएसटी की रेट होगी 28%। तो कभी भी आप ये समझिए टैक्स बचाने और बनाने के तरीके हैं कि अगर कभी आपने मिक्स्ड सप्लाई करने की कोशिश की और आपने कॉम्बो में कोई ऐसी चीज़ शामिल कर ली जो बहुत हाई रेट अट्रैक्ट करती है, तो आपका पूरा डब्बा उतनी महंगी रेट से जाएगा। तो ये आपको समझना होगा खरीदते समय भी और बेचते समय भी, और जीएसटी अथॉरिटीज़ से बात करते समय भी। तो ये मिक्स्ड सप्लाई का एग्जांपल है। यहाँ पे देखो, वैसे अपने को पता है मिठाई, नमकीन, चॉकलेट, काजू, ड्राई फ्रूट ये अलग अलग भी बेचा जा सकता है। आपने ज़बरदस्ती उनको चिपका दिया, एक साथ बना दिया, तो ये नेचुरल बंडल नहीं है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। ये जैसे आपने कहीं पे एक बार मॉल गए तो वहाँ पे बोल दिया 5 किलो सर्फ के साथ ये बास्केट है 70 रुपये की और सर्फ है 300 रुपये का। तो आपका 370 रुपये का तो माल हो गया। अब पता है जीएसटी किस पे लगेगा? सर्फ या बास्केट में से जिसकी रेट ज़्यादा होगी ना, आपके ऊपर वो ठुक जाएगा। तो समझदारी से बाइंग करो। हो सकता है कि आप अलग अलग लेते तो आपको सस्ता पड़ता, पर आप तो बस आप ही हो, होशियार है आप लोग। चलिए ठीक है। तो ये है, इसमें सीजीएसटी की सेक्शन अलग हो गई। कंपोजिट सप्लाई में भी 2 या 2 से ज़्यादा वस्तुएं देंगी, लेकिन ये मिक्स्ड सप्लाई में भी 2 या 2 से ज़्यादा वस्तुएं होंगी, लेकिन इसको आप कंपोजिट सप्लाई की कैटेगरी में नहीं रख पाओगे। मान लीजिए एक फूड पैकेट है जिसके अंदर मिठाई, चॉकलेट, केक है, ड्राई फ्रूट है, शीतल पेय है, और शीतल पेय मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, वाह, शीतल पेय, और फलों का रस है, फ्रूट जूस, आपने उसको पैकेट करके एक सप्लाई की, तो ये मिक्स्ड सप्लाई है, क्योंकि वैसे वे अलग अलग सप्लाई भी आप कर सकते थे। इसमें हर सप्लाई दूसरे से जुदा है, और ये स्वाभाविक रूप से नेचुरली बंडल्ड भी नहीं है, जैसे सर्फ और बास्केट सेल्ड बाय अ डीलर। जीएसटी रेट क्या होगी? 1 रेट विच इज़ लेवाइबल ऑन अ हाईएस्ट रेट।